सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला एग्जांपल है, शो दैट इन फ्री ऑसिलेशंस ऑफ एन एलसी सर्किट द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम। राइट, तो पहले हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये शो करना है, राइट, कि एलसी सर्किट में जो एनर्जी का समेशन है, राइट, कैपेसिटर की एनर्जी ले लो या फिर इंडक्टर की एनर्जी ले लो, तो टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहेगा, उन दोनों के समेशन, राइट, एनर्जी के समेशन। सो यहाँ पर लेट क्यू ओ बी द इनिशियल चार्ज right on a capacitor। राइट, बेसिकली क्यू इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर पे। राइट, तो यहाँ पर अब हम लोग मान लीजिए कि जो एलसी सर्किट है वो बेसिकली ओमेगा जो इक्वेशन है उससे रन हो रही है। राइट, तो एट इंस्टेंट टी at instant t charge q on the capacitor right, charge q on the capacitor and current is given by and current I राइट। तो बेसिकली जो हमारा चार्ज है, राइट, वो यहाँ पर हो जाएगा q ऑफ t। तो q ऑफ t इज इक्वल टू क्यू ओ इन टू कॉस ओमेगा टी। राइट, क्यू ओ इंटू कॉस ओमेगा टी। सो यहाँ पर आई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओ इंटू ओमेगा, राइट, इंटू साइन ओमेगा टी। माइनस क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर राइट, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है एट टाइम टी, so according to that ue, right, energy stored in capacitor in the form of electric field, ue is equal to 1 by 2 cv square, right, c into v square, and that is equal to 1 upon 2 q square upon 2c। राइट, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा यहाँ पर, एंड दैट इज इक्वल टू, अब चार्ज की फॉर्मूला तो क्यू ज़ीरो स्क्वायर इन टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी राइट अपॉन 2c, 2 इंटू सी। राइट, अब एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर हो रही है, राइट, उसकी अगर बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो यहाँ पर जो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। तो यहाँ पर आएगा यू एम इज इक्वल टू 1 by 2 एल आई स्क्वायर।
राइट। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू क्यू ओ स्क्वायर, राइट, इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होगी यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अब इसका सिंप्लीफाई वर्जन लिखे तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा क्यू ओ स्क्वायर अपॉन 2c। तो क्यू ओ स्क्वायर अपॉन 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। सो अब हम समेशन करेंगे सम ऑफ एनर्जीज, राइट। तो सम ऑफ एनर्जीज, तो समेशन में आएगा यू ई प्लस यू एम, राइट। कैपेसिटर की एनर्जी एंड इंडक्टर की एनर्जी दोनों का समेशन, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले तो क्यू ओ स्क्वायर अपॉन 2c कॉमन, राइट। और उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस दूसरा टर्म आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। तो इस तरीके से ये टर्म्स हमें मिलेंगे एंड एज ए रिजल्ट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्यू ओ स्क्वायर अपॉन 2c, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, राइट। और यहाँ पर जो समेशन मिल रहा है उसमें जो q है वो भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला, राइट। सो दोनों टर्म्स टाइम इंडिपेंडेंट है, राइट। अगर दोनों टर्म्स टाइम इंडिपेंडेंट है तो हमारी टोटल एनर्जी भी टाइम इंडिपेंडेंट हुई, तो इसकी हिसाब से जो टोटल एनर्जी है किसी भी टाइम पे वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ क्यों होगा, पहले तो वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने के लिए होता है। और दूसरी चीज़ कि वोल्टेज को हमें इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, राइट। तो जो हाउस होल्ड एरियाज़ है वो ज़रूरी नहीं कि पावर स्टेशन के नज़दीक ही हो, वो पावर स्टेशन के दूर भी हो सकता है, राइट। तो मान लीजिए कि पावर स्टेशन से पावर सप्लाई करना है, हाउस पर्टिकुलर जो एक घर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है और वहाँ तक हमें पावर को सप्लाई करना है। तो बेसिकली क्या करना होगा कि जब पावर हम लोग सप्लाई करेंगे, राइट, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब जब हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वायर का जितना भी लेंथ होगा, लेंथ के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और वैसे जो हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो होता है तब वहाँ पर पावर लॉस बहुत ही ज़्यादा होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, राइट। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही करंट के हिसाब से वहाँ पर हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, जो करंट है उसको डिक्रीज़ करना है, राइट। तो पावर स्टेशन से जैसे ही पावर निकले वहाँ पर हमें करंट को डिक्रीज़ करना है। तो करंट को डिक्रीज़ करवाने के लिए और पावर को कांस्टेंट रखवाने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज को वहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे, राइट। तो वोल्टेज को वहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। अब वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे कि जो वोल्टेज को इंक्रीज़ करे, राइट। अब वैसा वोल्टेज जब हमारे घर की तरफ पहुँचेगा और घर में जब पहुँचेगा तब वो बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होगा, राइट। अगर इतना ज़्यादा वोल्टेज वाला पावर हमारे अप्लायंसेस में जब फ्लो होगा तब हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। तो जब घर तक पहुंच जाए तब हमें क्या करना है, उसी वोल्टेज को वापस से डिक्रीज़ कर देना है, राइट। तो डिक्रीज़ कर देने के लिए अगेन दूसरा ट्रांसफार्मर यूज़ करना है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कि जिससे वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाए। तो वोल्टेज तब डिक्रीज़ हो जाएगा और वापस करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वापस से जो लेवल है, जो पावर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से, राइट,
इस मेथड से जो पावर है वो हमारे घरों तक पहुंचेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से दो टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को घटाएगा, राइट। ट्रांसफार्मर अवेलेबल है दो तरीके से, राइट। एक तो पर्टिकुलर आई शेप ट्रांसफार्मर और दूसरा नॉर्मल ट्रांसफार्मर, राइट। आई शेप ट्रांसफार्मर में ये जो लाइन है वो प्राइमरी कॉइल की लाइन है और ये पर्टिकुलर लाइन जो है, राइट, वो सेकेंडरी कॉइल की लाइन है, राइट। यहाँ पर भी ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल मतलब कि जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, जो पावर सप्लाई देगा, राइट। और सेकेंडरी मतलब कि जिसमें से पावर एज अ आउटपुट निकलेगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा जो डेरिवेटिव थियरी है, राइट, वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले सेकेंडरी कॉइल में मिलने वाला ईएमएफ, राइट। तो सेकेंडरी कॉइल में मिलने वाला ईएमएफ तो वो हो गया ई एस इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एन एस, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एंड यहाँ पर आएगा डी फाई अपॉन डी टी, राइट। तो ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। सिमिलरली यहाँ पर ई पी, राइट, ई एम एफ इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा माइनस एन पी इन टू डी फाई, राइट, अपॉन डी टी, माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर अगर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, राइट, सो ई पी इज इक्वल टू वी पी बोल सकते हैं, राइट, एंड ई एस इज इक्वल टू वी एस बोल सकते हैं, राइट। तो जो ई एम एफ है और टर्मिनल वोल्टेज में इतना ज़्यादा अगर फ़र्क नहीं है तो हम लोग ई पी इज इक्वल टू वी पी एंड ई एस इज इक्वल टू वी एस भी लिख सकते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ई एस इज इक्वल टू वी एस एंड ई पी इज इक्वल टू वी पी, राइट, ओके। अब वैल्यूज पुट करके फिर से उसको रीराइट करें तो पहले आएगा वी एस, तो वी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगी माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, राइट। एंड दूसरी जो फॉर्मूला है वो बनेगी वी पी, तो वी पी इज इक्वल टू माइनस एन पी देन डी फाई अपॉन डी टी, राइट। अब ये जो दो फार्मूलाज हैं हमारे पास, उन दोनों फार्मूलाज में अगर हम लोग उनका रेशियो फाइंड करें, राइट, जैसे कि यहाँ पर वी एस अपॉन वी पी, तो वी एस अपॉन वी पी अगर फाइंड करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा एंड डी फाई बाई डी टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एन एस अपॉन एन पी मिलेगा, राइट, एन एस अपॉन एन पी, ओके। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन से मान लीजिए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल ट्रांसफार्मर है, राइट। तो यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर एज्यूम करने से पहले हम लोग कुछ रिलेशन के बारे में समझेंगे कि मान लीजिए कि प्राइमरी रेजिस्टेंस और करंट, राइट, दोनों ही स्मॉल है। तो पहले इस सिचुएशन के बारे में समझेंगे। अब दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट, दोनों के बीच यहाँ पर जो पर्टिकुलर फ्लक्स है, राइट, वो फ्लक्स एक कोर मीडियम है जो कि सॉफ्ट आयन का बना हुआ है, उससे थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, राइट। एंड जो सेकेंडरी करंट है वो बहुत ही कम है, राइट। तो मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट है, मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, राइट। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में उससे पहले पावर की अगर फॉर्मूला लिखे तो पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज होगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट अगर हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कॉइल में जितना भी पावर होगा, जितना भी पावर मिलेगा, आई पी वी पी इज इक्वल टू सेम पावर हमें सेकेंडरी कॉइल में भी मिलेगा, आई एस वी एस, राइट। प्रैक्टिकली ये जो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली जितना हम लोग इनपुट देंगे उतना एग्जैक्ट आउटपुट हमें नहीं मिलने वाला, राइट।
बट अगर हम लोग आइडियल सिचुएशन एज्यूम करें तो ही ये सही है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर भी इसको बोल सकते हैं, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट अगर मैं यहाँ पर आई पी अपॉन आई एस लिखूँ, राइट, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, तो वहाँ पर आ जाएगा वी एस अपॉन वी पी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी के बाद यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, राइट, एन एस अपॉन एन पी आ जाएगा, राइट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर अगर मैं वी एस फाइंड करूँ, राइट, तो वी एस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वी एस इज इक्वल टू जो एन एस है एज इट इज़ एन एस अपॉन एन पी, बट जो वी पी है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आई एस को सब्जेक्ट बनाऊँ, राइट, तो आई एस इज इक्वल टू यहाँ पर पहले आएगा एन पी अपॉन एन एस, राइट, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आएगा आई पी, राइट। तो ये आई एस की फॉर्मूला होगी, राइट। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पहला जो है वो है स्टेप अप। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली जो एन एस है, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, राइट, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो वोल्टेजेस होते हैं, राइट, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, राइट। तो इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। अब रेशियो के फॉर्म में अगर देखा जाए तो एन पी अपॉन एन एस, एन पी अपॉन एन एस इज लेस देन, यहाँ पर क्या आएगा 1, एंड आई एस अपॉन आई पी, राइट, आई एस इज लेस देन आई पी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एस इज लेस देन आई पी, राइट। तो ये दो रिलेशन हमें यहाँ पर मिलेंगे। और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए जो रिलेशनशिप है जैसे कि एन पी, राइट, इज ग्रेटर देन एन एस, एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, एंड वी पी इज ग्रेटर देन वी एस, राइट, एन पी इज ग्रेटर देन एन एस एंड वी पी इज ग्रेटर देन वी एस। अब यहाँ पर एन एस अपॉन एन पी, राइट, रिलेशन की अगर बात करें, सो विच इज़ लेस देन 1, राइट, कॉमा आई पी लेस देन आई एस, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये थे ट्रांसफॉर्मर्स। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स में एनर्जी लॉस कैसे होगी, राइट। तो पहली जो एनर्जी लॉस होगी वो है फ्लक्स लीकेज, राइट। तो फ्लक्स लीकेज में बेसिकली एनर्जी लॉस होगी किस वजह से, तो प्राइमरी फ्लक्स, राइट, प्राइमरी कॉइल में से जब फ्लक्स पास होगा सेकेंडरी कॉइल में, राइट, तो पुअर डिज़ाइनिंग की वजह से, राइट, कोर में जब कहीं भी कोई खामी की वजह से वहाँ पर लीकेज होगा, राइट, वहाँ पर कभी कभी कोर में एयर गैप्स रह जाती है, राइट, तो यहाँ पर उसकी वजह से लीकेज मिलेगा और उसकी वजह से पावर लॉस होगा। सो देयर इज़ ऑलवेज flux leakage that is
ड्यू टू पुअर डिजाइनिंग of core or air gaps in core, राइट। ओके, तो ये पहला लॉस है, राइट। ओके, अब दूसरा लॉस देखेंगे। दूसरे लॉस में रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, राइट। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, यहाँ पर जो भी हम लोग वायर यूज़ करेंगे, राइट, सम रेजिस्टेंस is there in the winding wire, राइट। सो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, राइट, जो एनर्जी लॉस्ट होगी, राइट, एनर्जी लॉस्ट इज, कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी, तो वो एनर्जी लॉस्ट होगी आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। तो आई स्क्वायर इंटू आर, इतनी एनर्जी यहाँ पर लॉस्ट होगी, राइट। क्योंकि जब कभी कोई भी वाइंडिंग वायर में जब कुछ रेजिस्टेंस होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से वहाँ पर आई स्क्वायर आर जितनी एनर्जी लॉस होगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो है वो है एडी करंट्स, राइट। तो एडी करंट्स, राइट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स, राइट, due to change of flux eddy current, right, causes material टू हीट, राइट। और वो हीटिंग की वजह से जो मटेरियल है वो मेल्ट डाउन होते हैं, राइट। तो ये भी एक पर्टिकुलर लॉस हुआ। और उसके बाद हिस्टेरिसिस है, राइट। तो हिस्टेरिसिस में यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन can be reversed and in this reverse process right, in this reverse process energies loss, right, by the मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। सो हिस्टेरिसिस की वजह से भी यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि जो चीज़ मैग्नेटाइज हुई है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी वापस से एनर्जी स्पेंड करनी होगी, राइट। तो ये था ट्रांसफॉर्मर्स में एनर्जी लॉसेस। उसके बाद है यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंग सिंबल, डायमेंशन, यूनिट एंड रिमार्क्स, राइट। तो पहला है आरएमएस वोल्टेज, उसको सिंबलाइज करेंगे कैपिटल वी से। कैपिटल वी उसका रिप्रेजेंटेशन है, राइट। उसके डायमेंशंस की बात करें तो m1 l2 t-3 a-1, राइट। डायमेंशन बेसिकली इसका हम लोग आगे पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में।
उसका जो यूनिट है वो है वोल्ट, तो इसीलिए कैपिटल V एज अ यूनिट यूज़ करेंगे, राइट। एंड रिमार्क्स में जो RMS वैल्यू है वोल्टेज का, तो उसकी फॉर्मूला में V इज इक्वल टू VRMS, V मतलब कि VRMS इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू अपॉन √2 एंड VM इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द AC वोल्टेज, राइट। VM एक एम्पलीट्यूड है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है AC वोल्टेज का, राइट। उसके बाद यहाँ पर है RMS करंट, तो RMS करंट उसका पहले तो सिंबल है कैपिटल I, उसका डायमेंशन तो सिर्फ हमें कैपिटल ही मिलेगा क्योंकि एम्पियर फॉर करंट, राइट। और यूनिट होगा उसका एम्पियर, कैपिटल ए। फॉर्मूला की अगर बात करें तो कैपिटल आई जो कि एक RMS वैल्यू है, तो कैपिटल आई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, जहाँ पर IM मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, राइट। AC करंट की मैक्सिमम वैल्यू मतलब IM। उसके बाद यहाँ पर है रिएक्टेंस, राइट। अब रिएक्टेंस भी दो टाइप के हैं, एक तो इंडक्टिव है और दूसरा है कैपेसिटिव, राइट। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो उसकी सिंबल है XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसकी सिंबल है XC। अब रिएक्टेंस एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, राइट। तो M1L2 T-3 A-2 डायमेंशन होगा। सेम डायमेंशन हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस में भी मिलेगा, जो डायमेंशन फार्मूला इंडक्टिव रिएक्टेंस में मिली, सेम डायमेंशनल फार्मूला हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस में भी मिलेगा, राइट। अब उसके यूनिट्स की बात की जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ले लो या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले लो, दोनों ही वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है सर्किट के। जैसे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, राइट। अब उसके फॉर्मूला की अगर बात करें तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, राइट। जहाँ पर ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एल है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, राइट। उसके बाद XC, राइट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसकी फॉर्मूला है 1/ω/C, राइट। अगेन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। उसके बाद इम्पीडेंस ध्यान में लेंगे, राइट। तो इम्पीडेंस उसका जो सिंबल है वो होगा कैपिटल Z, राइट। और डायमेंशन सिमिलर एज रिएक्टेंस, चाहे इंडक्टिव ले लो चाहे कैपेसिटिव ले लो। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या फिर इम्पीडेंस हो, ये तीनों एक प्रकार के रेजिस्टेंस है, राइट। इसीलिए उनके डायमेंशन सेम है और उनके यूनिट भी सेम होंगे, ओम। तो इम्पीडेंस का यूनिट भी यहाँ पर क्या है, ओम है, राइट। और इम्पीडेंस डिपेंड ऑन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सर्किट, राइट। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो सर्किट में प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट है। अब एलिमेंट्स की बात करें तो कैसे, तो एलिमेंट जैसे कि अगर इंडक्टर है सर्किट में, राइट, तो भी उसका इम्पीडेंस होगा। सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है तो भी उसका इम्पीडेंस होगा, और सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो भी उसका इम्पीडेंस होगा, और तीनों साथ में होंगे या फिर दो दो की पैर्स में होंगे तो भी हमें इम्पीडेंस मिलेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सर्किट में कितने एलिमेंट्स है उस पर डिपेंडेंट है, राइट। उसके बाद है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका यहाँ पर सिंबल देखें तो वो होगा ओमेगा आर या फिर ओमेगा ओ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब बेसिकली जब रेजोनेंस होती है तब की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। अब फ्रीक्वेंसी है तो उसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी जैसे ही होगा T इनवर्स, राइट। यूनिट की बात करें तो यूनिट होगा हर्ट्ज, जैसे हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, राइट। और फॉर्मूला होगा यहाँ पर ओमेगा ओ इज इक्वल टू 1/√LC, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, वो फॉर्मूला तब ही वैलिड है जब हमारे पास LCR तीनों कंपोनेंट वाले, तीनों एलिमेंट वाले सर्किट है, तब ही ये पॉसिबल है, राइट। तीनों सर्किट मतलब रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तीनों सर्किट में मौजूद होने चाहिए, तभी हमें ये बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला मिलेगी।
उसके बाद है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर, राइट, उसको सिंबलाइज करेंगे कैपिटल क्यू से। उस वो क्वालिटी जो फैक्टर है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, राइट। और उसकी फॉर्मूला, अगर वो डायमेंशन लेस है तो वो यूनिट लेस भी हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट। और अगर उसके यूनिट फार्मूला की बात करें तो Q इज इक्वल टू ओमेगा ओ एल अपॉन आर, राइट। ये इंडक्टर के फॉर्म में है। दूसरी फार्मूला भी है 1/ओमेगा ओ C × R, ये कैपेसिटर के फॉर्म में है, राइट। तो क्वालिटी फैक्टर के यहाँ पर दो फार्मूला मिलेंगे, इंडक्टर के फॉर्म में ओमेगा ओ एल अपॉन आर, एंड दूसरी फार्मूला कैपेसिटर के फॉर्म में 1/ओमेगा 0C/R, राइट। सिमिलरली अगेन ये जो फार्मूला है वो पूरे LCR सीरीज सर्किट होगी तब वैलिड है। उसके बाद यहाँ पर अगला डायमेंशन है, अगली फिजिकल क्वांटिटी है, वो है पावर फैक्टर, राइट। पावर फैक्टर, उसका कोई सिंबल तो नहीं है, बट उसको हम लोग cos⁵ बोलते हैं, आगे देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं होगा, राइट। उसके बाद वो कैसी क्वांटिटी है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, वो एक पर्टिकुलर फिनोमिनन है, एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो डायमेंशन लेस है, उसका सिंबल भी नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ की वो यूनिट लेस है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, एक कॉन्सेप्ट है ये पावर फैक्टर, राइट। तो पावर फैक्टर की अगर फॉर्मूला की बात करें तो वहाँ पर वो होगा इज इक्वल टू cos⁵, राइट। cos⁵ को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, राइट। तो पावर फैक्टर बेसिकली हम लोग कौन सी फॉर्मूला में लेते हैं, तो P इज इक्वल टू, जब वोल्टेज इंटू आई करते हैं, राइट, इंटू साथ में पावर फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं cos⁵, राइट। तो इस पर्टिकुलर फार्मूला में पावर फैक्टर होगा और इसको हम लोग cos⁵ बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो फाई है, बेसिकली फाई इज़ दी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड करंट इन दी सर्किट, राइट। तो यहाँ पर जो फाई है वो जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो और करंट, उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो बेसिकली ये फाई फेज डिफरेंस है, राइट। तो जो पावर फैक्टर है cos⁵ वो बेसिकली फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे V और I अपने जो फेज़ है वो चेंज करेंगे, वैसे वैसे फाई चेंज होगा और वैसे वैसे cos⁵ चेंज होगा और एज अ रिज़ल्ट पावर भी चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.